जनूबी कश्मीर के ओके कुलगाम इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुआ तसादुम में फौज ने 2 मिलिटेंटों को जाम बैक करने का किया दावा। जाम बैक मिलिटेंटों की लश्कर तैयबा के साथ वाबस्तगी जाए मौका से पुलिस ने हथियार भी किए बरामद। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। कल रात से ही बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। 9 जनवरी तक दरमियाना से भारी बर्फबारी की महकमा मौसमियात ने की पेशन गोई। इंतजामिया ने जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबरात किए जारी। बारिशें और बर्फबारी के साथ ही श्रीनगर के हवाई अड्डे से परवाजें हुई मनसूख। एयरपोर्ट से मुसाफिर नामुराद लौटे वापस। उमर अब्दुल्ला ने परवाजें मनसूख होने पर किया सरकार की तनकीद। कहा मुआहदे बड़े होते हैं पर लैंडिंग एड दस्तयाब न कर पाए। और मुल्क की मंडियों में ईरानी सेब की दस्तयाबी से कश्मीरी सेब की कीमतें हुई कम। सेब व्यापारियों ने मरकजी हुकूमत से ईरानी सेब पर टैक्स लगाने का किया मुतालबा। कहा ईरानी सेब बगैर टैक्स आए तो कश्मीर की मेवा सन्नत होगी तबाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हांचुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी और उसके बाद जो बर्फबारी हुई, बारिशें हुई और उससे दूर दराज इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में और शहर श्रीनगर के अंदर किस तरह की सूरत हाल हुई है और किस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं, इस पर हम मुफस्सल जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आज अलग सुबह ही ओके इलाका जो कि कुलगाम का इलाका है वहां पर एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में फौज ने 2 मिलिटेंटों को जाम बैक करने का दावा किया है। आपको बताते चले कि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के ओके इलाके में सुबह सिक्योरिटी और फोर्सेस और जंगजू के दरमियान तसादुम शुरू हुआ जिसमें लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि कुलगाम के ओके इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। कबल अजीज राय ने यह भी बताया था कि जंगजू के छुपने की मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज और पुलिस ने अलग सुबह ही गांव को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर तसादुम में 2 जंगजू के हलाक होने की भी तस्दीक की है और जाए मौका से हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। अगली खबर में बात करते हैं मौसम की। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया था कि 4 तारीख से जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आ सकती है और 4 से लेकर 8 तारीख तक अलग अलग दिनों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन 4 तारीख से पहले ही या 3 तारीख की शाम को ही वादी के जो पहाड़ी इलाके हैं या बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि बर्फबारी हल्की ही थी लेकिन कुछ एक इलाकों में जिसमें गुलमर्ग भी हैं, जिसमें जोजिला भी है, जिसमें पहलगाम है, जिसमें शोपियां के कुछ इलाके हैं, जिसमें कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके हैं, जिसमें बारामूला के भी कुछ दूर दराज और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ दूर दराज इलाके हैं जहां पर 1 फुट के करीब बर्फ जमा होने की बात जो है महकमा मौसमियात की जानिब से उसकी तस्दीक की गई है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में जो अबूर मरूर का सिलसिला था वो भी थम गया है, यानी जो सड़क राब्ता था वो भी मुनक़ता हो चुका था। यहाँ तक कि बिजली और पानी में भी रुकावटें पैदा हो गई हैं। तो इस तरह से इन इलाकों के लोगों ने जम्मू कश्मीर की सरकार से और मुत्तलका इंतजामिया से अपील की है कि वो बिजली के साथ साथ पानी और पानी के साथ साथ सड़क राब्तों की बहाली के लिए काम जो है उसमें जल्दी लाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। हालांकि ये सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिसमें R&B है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या और भी जो मुत्तल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से सड़कों से
बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। बिजली सप्लाई को बहाल करने का काम भी जारी था और उसके साथ साथ जो पानी की सप्लाई लाइन है उसको भी बहाल करने के हवाले से मैन एंड मशीनरी को लगाया गया है। लेकिन बाद दोपहर तक जब हमारे नुमाइंदों ने इलाकों के लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर यह सप्लाई बहाल नहीं हुई है। इन इलाकों के लोगों ने हमारी कैमरा टीमों के साथ, हमारे नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए मुख्तसरन आप तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि बर्फबारी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ का सीजन जो है, मौसम जो है हमारा यहाँ फ्रूट का है, जो अगर बर्फ नहीं होगा तो हमारे यहाँ फ्रूट का मेरे ख्याल में खत्म होगा। इसलिए हमारी जो लैंड है ये बिल्कुल ठंड रहती है और हमारा जो फ्रूट का वो क्रॉप है वो बढ़ जाता है। यहाँ तो पिछले साल अगर देखा जाए तो सारे सड़कें बंद हो गए, बिजली पानी सब कुछ ठप हो जाता है। इसलिए सरकार को पहले इस पे इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। और सड़कें खास कर जो बर्फबारी हुई है इस टाइम सुरहमा गुजरपति में लगभग 10 इंच बर्फ पड़ी है। अभी रोड भी बंद है, अभी बर्फ पड़ रही है कि रोड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो कल सुबह ही से पावर नहीं है, कल शाम को पावर चला गया, आज तक अभी नहीं है। मैं एक PRI हूँ, मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर पहले कम से कम गवर्नमेंट तैयार। चल नाज़रीन, ये था गांव देहात का हाल और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं गांव देहात का है और जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां के हैं जहां पर 1 फुट के करीब बर्फ जो है जमा हो गई थी। और शहर के अंदर अगरचे बर्फबारी यहां पर भी शुरू हुई थी कल शाम से ही, लेकिन ये बर्फबारी जमीन पर जमा नहीं हो पाई क्योंकि बिल्कुल हल्की नौयत की बर्फबारी थी और इस दौरान बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से जारी था। और इन बारिशों के नतीजे में कुछ एक जगहों पर सड़कें भी ज़ेराब आ गई थी और जो फुटपाथ है उस पर भी पानी जमा हो गया था। लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि शहर के अंदर सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है, उनका कहना है कि वो शहरी श्रीनगर के अंदर किसी भी नौयत की बर्फबारी और मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। और इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन की जानिब से आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी बात की गई है और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए अतहर अमीन ने कहा कि श्रीनगर को 3 जोनों में तकसीम किया गया है और हर जोन में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अतहर अमीन ने यह भी कहा कि जो मेन कंट्रोल रूम होगा वो श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि शहरी श्रीनगर के अंदर बर्फानी सूरत हाल या बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं और जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैन एंड मशीनरी अमला है वो पूरी तरह से इस सिचुएशन को डील करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन ने मजीद क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। we have kept this de-icing salt जो हमारे पास जो यूज़ होता है, that we have kept in all the wards कि जब अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जिसमें कोहरा लगने की अंदेशा होता है, उस समय वो जो है de-icing salt भी हम यूज़ करेंगे। 8 गाड़ियाँ हमने ब्राइन सोल्यूशन के लिए रखी हैं जिसमें टैंकर्स और स्प्रेयर्स रखे हैं। तो ब्राइन भी काफ़ी जगहों पे यूरोप में भी यूज़ होता है जो है स्नो क्लियरेंस के लिए, स्पेशली अगर सब जीरो टेम्परेचर होता है। इफ दैट इज़ रिक्वायर्ड वी विल डिप्लॉय दोज ऑल्सो। इसके साथ साथ जो हमारा इंटीरियर लेन्स हैं जहाँ गाड़ी का जाना मुश्किल होता है, जहाँ जो ट्रैक्टर वगैरह से क्लियर नहीं हो पाता है, उसके लिए हमारी जो मैन पावर है लगभग 3000 के आसपास हमारे लोग जो है रेडी हैं। उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है, किस गली में किस जगह में कौन जो है स्नो क्लियरेंस कौन करेगा, दैट हैज़ बीन डन। उनको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, शॉवल्स की ज़रूरत थी, जो स्पेड्स की ज़रूरत थी, जो दैट ऑल हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू देम, तो दे आर ऑल्सो एडिक्वेटली। इसके साथ साथ ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। कई जगहों पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो हमारे 85 डिवाटरिंग स्टेशन से ऑल 85 डिवाटरिंग स्टेशन का ट्रायल रन हमने कल भी किया, आज भी किया। दे आर ऑल फंक्शनिंग नॉर्मली, तो उनको एक्टिवेट किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे लगभग 127 के आसपास मोबाइल डिवाटरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम डिप्लॉय कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी तक सुबह से जो है कल शाम को ही हमने डिप्लॉय करके रखे हैं। लगभग 30-35 जगहें जो हाईली वल्नरेबल रहते हैं उन जगहों पे ऑलरेडी हमने पंप वहाँ लगा के रखे हैं। इसके साथ भी पंप्स जो है वो भी हम बाकी जगहों पे भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी उनको रेगुलरली डिप्लॉय करेंगे। इसके साथ साथ वी हैव केप्ट 15 सक्कर जेटिंग मशीन्स, जो बड़े टैंकर हैं जो पानी को जेट निकाल के कई काफ़ी जगह ऐसे हमारे शहर।
नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर मौसम में आई तब्दीली, बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी आज तमाम जो परवाज़ें हैं वो मनसूख हो गई हैं। बाद दोपहर तक जितनी भी परवाज़ें आनी थी वो सभी मनसूख की गई हैं, क्योंकि हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी नहीं थी और विजिबिलिटी ना होने की वजह से आज यहाँ पर जो मुतअद्दिद या सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पर मुसाफिर आए हुए थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी सयाह आज बाहर जितने भी स्टेट्स हैं या ममालिक हैं वहाँ जाने के लिए आज श्रीनगर के एयरपोर्ट आए हुए थे, तो उन्हें फिर बाद में वापसी जाना पड़ा जब उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बहुत सारी जो फ़्लाइट्स थी वो पहले डिले हो गई थी, लेकिन डिले के बाद उन्हें कैंसिल कराना पड़ा, क्योंकि बाद दोपहर तक जो विजिबिलिटी थी वो ना के बराबर थी, जिसके नतीजे में यहाँ पर मुसाफिरों को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर इस हवाई अड्डे पर जो आज विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पर परवाज़ें न लैंड कर पाई है न टेक ऑफ कर पाई है, उस पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ इशारा नहीं मरकजी सरकार की भी तनकीद की है। और उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट में क्या कुछ कहा वो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और इस ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने कहा, तंज़िया अंदाज में कहा, हमारा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कोई लैंडिंग एड नहीं है कि जो विजिबिलिटी कम होने पर रनवे को खुला रखने के काबिल बनाता। हम सयाहत और सरमायाकारी को फ़रोग़ के बारे में बड़े बड़े सौदे और महादे करते हैं। अब उन मुसाफिरों और सयाहों की हालत ज़ार का तस्वुर करें जो सारा दिन टर्मिनल के बाहर बैठे रहते हैं और अपनी परवाज़ें मनसूख होते देखते हैं। उमर अब्दुल्ला के ये कुछ लाइनों में जो कुछ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो सीधे सीधे उन्हें मरकज़ी सरकार की तनकीद की। और इस तनकीद में उन्होंने कहा कि आप बुलंदबांग दावे तो जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की के कर रही हैं, तामीर और तरक्की के साथ साथ यहाँ पर तब्दीली के कर रही हैं, लेकिन इस तब्दीली के तहत अभी तक जो एक लैंडिंग एड होना चाहिए था श्रीनगर के हवाई अड्डे पर वो अभी भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सयाह आए थे या मुसाफिर आए हुए थे, उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ जब बात की, जब वो यहाँ से वापस चले गए, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी दिखाते हैं। कितने बजे आप आए हैं और अभी आप वापस जा रहे हैं? कितने बजे तक आपको ठहरना पड़ा अंदर? 2-4 घंटे ठहरना पड़ा। तो कितने पैसेंजर्स अभी अंदर हैं? बहुत सारे, बहुत। तो क्या बता रहे हैं, स्टेटस क्या है? तो रीशेड्यूलिंग के लिए हवाले से कुछ कहा आपको? कल का पूरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि 7 तक 9 तक बराबर है। तो क्या कर सकते? अंदर अरेंजमेंट्स कैसी है? जो पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं अरेंजमेंट्स कैसी है? किस तरह की प्रॉब्लम्स है? नाज़रीन, ये था श्रीनगर के हवाई अड्डे का हाल, जहां से आज लगभग सभी परवाज़ें मनसूख की गई हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई है, जो पेशन गोई की गई है, उसमें यही कहा गया है कि लगभग 9 तारीख तक यानी 8 तारीख की रात तक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ऐसा ही रहने की पेशन गोई की गई है। और इस मौसम में 7 से 8 वाला जो तारीख है उस पर भारी बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के इंचार्ज फारूक अहमद के साथ जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर के अंदर भी 5 इंच तक बर्फ पड़ सकती है, गिर सकती है। और उन्होंने कहा कि 6 तारीख को सिर्फ एक रिलीफ मिल सकती है जब मौसम में थोड़ी सी मुस्बत तब्दीली आ जाएगी और उस दिन बर्फ ना के बराबर होगी। लेकिन 7 और 8 की जो तारीख है उसमें न सिर्फ बालाई इलाकों में भारी बर्फ हो सकती है बल्कि शहरी इलाकों यहाँ तक कि शहर श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी हो सकती है। इस हवाले से फारूक अहमद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इंचार्ज ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो हमने पेशन गोई दी है उसके मुताबिक 4 तारीख से 8 तारीख तक जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। आज सुबह तक जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज वगैरह शामिल है, वहां तकरीबन 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बीच में हमें थोड़ा सा 6 तारीख को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद 7 और 8 को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें और बर्फ गिरने का इम्कान है।
हमारी पेशन गोई के मुताबिक जो प्लेन एरियाज है जिसमें श्रीनगर भी इंक्लूड है, यहाँ भी कम से कम 5-6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है और हाई रीचेस पर 2 या 3 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। मैंने आपको पहले बताया है ये 8 तारीख तक सिस्टम रहेगा, 9 तारीख के बाद मौसम में सुधार आएगा। और इसके अलावा जो हाई रीचेस है जहाँ ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है वहाँ एवलांचेस तोदे गिरने का भी खतरा है, इसलिए हम लोगों से इस्तदा करते हैं कि इन इलाकों में वो ज्यादा बाहर ना आए और जो निचले इलाके हैं वहाँ बर्फ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और आपको बताते चले कि मुल्क की अलग अलग मंडियों में आजकल ईरानी एप्पल काफ़ी ज़्यादा दस्तयाब है और इस ईरानी सेब की दस्तयाबी से कश्मीरी सेब पर काफ़ी चोट आई है। यानी कश्मीरी सेब मालिकान या जितने भी यहाँ इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो ज़मींदार है, चाहे वो ग्रोवर है, उनका मानना है कि जब से मरकज़ी सरकार की जानिब से ईरानी सेब को बगैर टैक्स हिंदुस्तान की मंडियों में लाने पर मोहर जब्त की गई है, तब से लेकर आज तक जो कश्मीरी सेब है उसकी कीमतें घट गई हैं, उसकी कीमतें कम हो गई हैं। और उनका कहना है कि ये जो सेब हैं जो ईरान से भारत लाए जा रहे हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और जब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो उसके बाद इन एप्पल के साथ, इन सेबों के साथ कश्मीरी सेब का मुकाबला करना रेट्स को लेकर काफ़ी मुश्किल बन जाता है। और इन सेब मालिकान ने खासतौर पर जो कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के सदर है बशीर अहमद, उन्होंने जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ सेब की पेटियां मुख्तलिफ स्टोरों में हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ही वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास सेब की पेटियां अभी स्टोर की गई हैं जो स्टोरों में पड़ी हुई हैं। और उनका कहना कि अगर ईरानी सेब का आना जारी रहा तो कश्मीरी व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरानी सेब के कश्मीर या मुल्क के अलग अलग मंडियों में आने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मरकजी सरकार ने इस सेब पर यहाँ लाने में कोई टैक्स आयद नहीं किया है। तो इस तरह से अगर इस पर टैक्स आयद किया जाता है तो उसके बाद रेट्स को लेकर जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो इसमें मुकाबला कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये इंडस्ट्री यानी जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है अगर ये मुतासिर हो गई तो उससे जम्मू कश्मीर की कुलहम जीडीपी पर भी असर पड़ सकता है। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर की जो कुलहम जीडीपी है उसका 8% हिस्सा जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर सनत जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। न सिर्फ इतना बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर तकरीबन 7 लाख ऐसे किसान हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। जो किसान है, जो बाग मालिकान है, उनकी तादाद 7 लाख के करीब है जो रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सनत के साथ लगभग 35 लाख अफराद बिलवास्ता या बिलावास्ता इसके साथ वाबस्तगी रखते हैं। यानी जब 7 लाख किसान हैं तो उनकी फैमिली अगर 5 के हिसाब से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 35,000 के करीब जो है बनता है। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर वैली हर साल सालाना 23 से 24 लाख मैट्रिक टन से प्रोड्यूस करता है जो मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में जाते हैं और उसके बाद वहां से पैसा हासिल करते हैं और उससे जम्मू कश्मीर की न सिर्फ जीडीपी मजबूत हो जाती है बल्कि जो इसके साथ मुख्तलिफ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट किसान हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो स्टोर वाला हो या आम मजदूर हो जिसको इससे रोजगार दस्तयाब होता है। और उनका कहना है कि अगर ईरानी सेब का आना जारी रहा तो कश्मीर की सेब इंडस्ट्री काफी मुतासिर ही नहीं बल्कि तबाह हो सकती है। श्रीनगर मंडी से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी एक वाहिद अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 5000 पेटियां कल आई थी और आज अभी तक हमने एक पेटी भी नहीं बिकी क्योंकि बाहर के मंडी में किसी में हमारे माल की कोई डिमांड नहीं है। जो हमारे खरीदार साहिबान हैं जो यहाँ से माल हमसे खरीद कर बाकी मंडी में डालते हैं तो उनको बेहद खसारा हुआ। जब उनको खसारा तो नेचुरली ये फ्रूट इंडस्ट्री के लिए एक बुरा शगुन है। हमने गवर्नमेंट से इसीलिए बहुत पहले इस्तदा की थी कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और ईरानी एप्पल पर बैन लगा दी जाए कि वो यहाँ ना आए। अगर आएगी मगर उस पर जो इम्पोर्ट टैक्सेस जो है उस पर जो ड्यूटी है 100% किया जाए तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो हमारा माल भी
यानी ईरानी सेब पे इम्पोर्टेड टैक्सेस जो है वो लगा दी जाए, ये जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स या उसके साथ जो एसोसिएशंस हैं, जो व्यापारी एसोसिएशंस हैं, उनका कहना है। और उनका कहना है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को सर्वाइव कराना चाहते हैं तो आपने ऐसे इकदाम उठाने की बहुत ज़रूरत है। अगली खबर में बात करते हैं हज और उम्रा की, क्योंकि मुख्तलिफ जो ट्रैवल ऑपरेटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर हज और उम्रा कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उमर नज़ीर तिब्बत बखाल ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, और बात करते हुए उन्होंने कुछ अपीलें जनरल पब्लिक के नाम कर दी है। उन्होंने कहा कि जब से सऊदी हुकूमत की जानिब से भारत के आज़मीन पर जो पाबंदी आयद की गई थी कोविड के पेश नज़र, जब से वो हटा दी गई है, तब से उम्रा करने का सिलसिला भारत से भी अब शुरू हो चुका है। और उन्होंने ज़ायरीन को उम्रा रवाना होने से कबल कुछ अहम चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि ज़ायरीन को या आम मुसलमानों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी अब उम्रा करने के लिए जाएगा उसे 2-3 चीज़ों पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। पहली ये चीज़ कि जो भी उम्रा पे जाने वाला आज़िम होगा तो वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी वैक्सीन के दोनों डोजेज उन्होंने लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर वो उस सरजमीन के लिए रवाना हो सकते हैं। और वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट है वो भी उसके साथ होनी चाहिए। और एक अहम बात जो उनकी जानिब से अपील की गई है, जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी जानिब से अपील की गई है, उन्होंने कहा कि जो भी आज़िम उम्रा के लिए रवाना हो जाएगा 72 घंटे पहले उसका RT-PCR कराया जाएगा, और अगर उसका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उस सूरत में जो टूर ऑपरेटर है उस आज़िम को पैसा वापस नहीं कर सकता है, रिफंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने सभी चार्जेस अदा किए होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अगरचे नोटिफिकेशन हज 2022 के लिए जारी भी किया जा चुका है, ताहम उसमें कंडीशन सऊदी हुकूमत का अप्रूवल रखा गया है। तो इस तरह से उन्होंने जनरल पब्लिक से अपील भी की है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मंजूरी मिलने तक किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर को हज से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा न कराए। ये बात क्लियरली पहुंचाना चाहता हूं कि ये उम्रा बंद नहीं हुआ, ये हमारे मुल्क के लिए वीजा बंद थे जो कि वजारत हज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक माह पहले खोल दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया है जो कि इन प्लेस 8 जनवरी को आ रहा है। जो फ्लाइट्स यहां से एयर बबल 8 जनवरी को जा रहा वो दिल्ली से जा रहा, श्रीनगर से हमारे पास कोई फ्लाइट नहीं है। इसमें जो शख्स जाने वाला हो उसके पास 2 डोज वैक्सीन की करे होने चाहिए। दूसरी चीज, जो जाने से पहले 72 घंटे 72 आवर्स प्रायर RT-PCR टेस्ट करना है। अगर वो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया, जो पैसा उस ज़ायरीन ने टूर ऑपरेटर को दिया होगा वो नॉन रिफंडेबल है। वो टूर ऑपरेटर आगे फ्लाइट्स होटल्स को दे चुका होगा, वो वापस रिफंड नहीं होगा। एक मुकीम पोर्टल है जो सऊदी अरब का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है, उस पर रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स उस पर अपलोड करनी है। वहां से जब आपका अप्रूवल ओके आएगा, दैट मीन्स यू आर फिट टू फ्लाई। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर करने की दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।